गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 5th, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, हमने मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में स्टडी किया है, जस्ट लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस तरीके से हमारे पास मैटर की कई सारी स्टेट्स प्रेजेंट है। तो हम उसमें मेनली इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे वो गैसियस स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे, और फिर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेंगे तो लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आपको सबको पता है कि गैस का नेचर कैसा होता है। मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ गैस के बारे में, कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। गैस जो है उसकी ना कोई शेप होती है, ना कोई साइज़ होता है, ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी गैस के अगर हम किसी भी कंटेनर के अंदर डालें, या फिर हम ये बोले कि गैस को हम फ्री करें, तो वो कोई फ़िक्स शेप को ऑक्यूपाई नहीं करती है, फ़िक्स वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा जो गैस होती है उसमें डिफ्यूज़न की रेट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस कम है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से वो क्या होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमें गैस के बारे में थोड़ा बहुत पता है, हमने पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस के नेचर के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर के अंदर पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे गैस के लॉज के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में और वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन के बारे में, या फिर रियल गैस इक्वेशन के बारे में। फिर थोड़ा बहुत हम स्टडी करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। तो पहले हम बेसिकली देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिक इंट्रोडक्शन को। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल फोर्सेस बोलते हैं। आपने वॉन डेर वाल रेडियस पढ़ी थी। वॉन डेर वाल रेडियस जो है 3rd चैप्टर में बताई थी मैंने वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस के अंदर क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, मतलब उनके बीच में किसी तरीके की बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तब हमने बताया था कि उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो हम रेडियस मेज़र करते हैं वो वॉन डेर वाल रेडियस होती है। वही सेम चीज़ ये है, और वो अट्रैक्शन जो है वो कैसा होता है, वीक अट्रैक्शन होता है। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल फोर्सेस बोलते हैं। दो तरीके के अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, एक इंट्रामॉलिक्यूलर और एक इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब देखो, वॉन डेर वाल फोर्सेस में हमारे पास लंडन फोर्सेस आते हैं, डाइपोल डाइपोल आता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सारे इंटरेक्शंस आते हैं। इसके अलावा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो भी एक तरीके की वॉन डेर वाल फोर्स ही है, वो भी एक तरीके का वीक फोर्स ही होता है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, यहाँ इस चैप्टर में नहीं, हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसके पास जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन। कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है वो वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये भी क्या है, एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स ही प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसके पास जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस तरीके के एटम के साथ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि आयन और डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन होते हैं, कोई आयन है कोई डाइपोल है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं वो वॉन डेर वाल फोर्सेस नहीं होते हैं। देखो, एक चीज़ और देखना,
मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि आयन हम किसको बोल रहे हैं और डाइपोल हम किसको बोल रहे हैं। आयन का सिंपल मीनिंग है आपका, ये कोई कैटायन हो सकता है या फिर ये कोई एनायन हो सकता है। तो ये आपके अपने आप में क्या है, आयन है, ठीक है। और दूसरा हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल का मतलब जिसके दो पोल है, और दो पोल का मतलब एक पॉजिटिव पोल है एक नेगेटिव पोल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। ये डाइपोल है, इसे हम पोलर भी बोलते हैं। जहाँ पे भी पोलर वर्ड आए ना, उसका मतलब समझना कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला होगा और एक नेगेटिव चार्ज वाला एंड होगा, और ये मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हमारे पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके का कोई एटम जिसमें ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे डाइपोल या पोलर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, जिसमें ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वो नॉन पोलर है, और जिसमें या तो पॉजिटिव चार्ज अलग है और जिसमें नेगेटिव चार्ज अलग है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से इंटरेक्शन की, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी किसके बीच में होगा, डाइपोल और डाइपोल के बीच में। यानी एक तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव चार्ज वाला, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला ये नेगेटिव चार्ज वाला, तो ये हमारा क्या है, डाइपोल। और दूसरा ये भी हमारा क्या है, डाइपोल। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो जो फोर्सेस उन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट भी हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। अभी तो आप ये ध्यान रखना, डाइपोल का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट रखने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनके एंड्स जो होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और इस तरीके के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल देख लो, HCl हो गया, इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव Cl माइनस, H पॉजिटिव Br माइनस, ऐसे ही S पॉजिटिव O माइनस, N पॉजिटिव और H माइनस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आगे हम पढ़ेंगे लंदन फोर्सेस। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो होता है लंदन फोर्सेस से, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आयन आयन जो इंटरेक्शन होता है उससे क्या होता है, वीक होता है। क्यों, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पार्शियल चार्जेस का पार्टिसिपेशन होता है। पार्शियल चार्ज को हम कैसे बता सकते हैं, ये क्या होता है, पार्शियल चार्ज, ये पार्शियल चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। जबकि आयन जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है। और डाइपोल डाइपोल में क्या होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसलिए ये आयन आयन से तो वीक होते हैं, और आपके जो दूसरे चार्जेस होते हैं उनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। तो इनकी जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डिस्टेंस के, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो एनर्जी है वो इस r⁶ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ इतनी ही चीज़ को आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है आपका, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो चार्जेस जो होते हैं, पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो डिस्टेंस होती है उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी r⁶ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये हमारे पास एक अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला है 2μ² 3r⁶ kT। म्यू जो है वो डाइपोल मोमेंट है, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और r जो है वो डाइपोल्स के बीच की डिस्टेंस है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से होगा, ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा डाइपोल है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव।
तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। वाटर और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, वाटर H2 और हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, उनके बीच में भी कैसा अट्रैक्शन देखने को मिलता है, हमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन देखने को मिलता है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें एक एंड पॉजिटिव है और एक एंड नेगेटिव है। फिर दूसरा हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखना। देखो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब एक तो क्या होगा, डाइपोल होगा, और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब उसके अंदर डाइपोल नहीं होगा, लेकिन इस डाइपोल की वजह से वो क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। तो इंड्यूस्ड वर्ड कहीं पे भी आता है ना, इसका मतलब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल था और उसमें डाइपोल किसी तरीके से जनरेट हो रहा है। तो हमने क्या देखा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो हमारे पास ये तो एक डाइपोल था ही, जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा कैसा मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में आएंगे तो इस डाइपोल की वजह से इस दूसरे के अंदर भी क्या जनरेट हो गया, डाइपोल जनरेट हो गया। मतलब ये नॉन पोलर था और ये क्या बन गया, पोलर बन गया। इसके भी एक पॉजिटिव एंड हो गया और एक नेगेटिव एंड हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर क्या होगा हमारे पास, एक तो मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल जो है उसकी वजह से दूसरा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके अंदर डाइपोल जनरेट होगा, यानी उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो भी क्या बन गया, अब डाइपोल बन गया। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या है, 2 अल्फा म्यू स्क्वायर r⁻⁶। ये भी एनर्जी जो है r⁻⁶ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और अल्फा जो होता है वो पोलराइजिबिलिटी होती है। फिर उसके बाद देखो आपको यहाँ पे कुछ ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली याद रखना है कि होता क्या है। फिर उसके बाद में ये हमारे पास है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का एग्जाम्पल कि किस तरीके से जनरेट होगा। फिर देखो सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब होता है कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने कोई सॉल्यूट लिया और उसको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि पोलर जो होते हैं वो पोलर में मिक्स होते हैं और नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं। लेकिन मैं बोलूँ कि पोलर जो है वो नॉन पोलर में मिक्स हो रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि पोलर तो हमारे पास पहले से डाइपोल है और नॉन पोलर क्या है, जिसके पास डाइपोल नहीं है। अब पोलर की वजह से नॉन पोलर क्या हो जाएगा, डाइपोल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डाइपोल जनरेट हो गया। तो कैसा इंटरेक्शन होगा पोलर और नॉन पोलर के बीच का, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जब पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं तो उसका जो रीज़न होता है वो यही डाइपोल अट्रैक्शन होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, फिर देखो एक थर्ड हमारे पास आता है इंस्टेंट इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल जिसे हम लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं। देखना नाम से समझना, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। एक तो इंस्टेंट इंड्यूस्ड डाइपोल, दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब हमारे पास ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। इस एक में किसी रीज़न की वजह से क्या जनरेट हो गया, डाइपोल जनरेट हो गया। ये देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन गया। इंस्टेंट इंड्यूस्ड डाइपोल, इसमें किसी रीज़न से क्या हो गया, डाइपोल जनरेट हो गया। तो अब ये इसके पास जाएगा तो इसको भी क्या बना देगा, डाइपोल बना देगा। तो इसे हमने क्या बोला, इंस्टेंट इंड्यूस्ड डाइपोल, और इस डाइपोल की वजह से ये भी डाइपोल बन गया, तो ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस बोलते हैं। देखो कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मोनोएटॉमिक गैसेस। ठीक है,
अब इनमें क्या होता है, इनके जो फोर्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, ये जो न्यूट्रल एटम है या नॉन पोलर एटम है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल रहते हैं, इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। लेकिन इन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम क्या कर दें, डिस्टर्ब कर दें, इनकी सिमेट्री को हम डिस्टर्ब कर दें, तो इनके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, डाइपोल जनरेट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखना कि कोई इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है मॉलिक्यूल का एक तरफ डिस्टोर्टेड हो गया, मतलब ये हमारा क्या था, नॉन पोलर था। अब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, किसी एक रीज़न की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक तरफ चला गया, तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब इसमें क्या जनरेट हो गया, इंस्टेंटली डाइपोल जनरेट हो गया। अब इसके पास में हम कोई दूसरा मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेके चले गए, जैसे मैं ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके पास लेके जाती हूँ, तब ये भी क्या बन जाएगा, इसकी वजह से डाइपोल बन जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस। जैसे हमारे एग्जाम्पल में देख लो, ये दोनों नॉन पोलर है, ठीक है। फिर अब क्या होगा, इसके अंदर किसी रीज़न से डाइपोल जनरेट हो गया, तो हमने इसको क्या बोल दिया, इंस्टेंट डाइपोल। और इसकी वजह से ये दूसरा नॉन पोलर था, इसमें भी डाइपोल जनरेट हो गया, तो इसे हमने क्या बोल दिया, इंड्यूस्ड डाइपोल। और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस। इसकी जो एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला है 3h न्यू नॉट डी स्क्वायर 4r6। h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और r वो ही डिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होता जाता है, तो ध्यान रखना लंडन फोर्सेस भी क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। फिर हम कुछ अदर अट्रैक्शंस पढ़ते हैं जो कि वॉन्डरवॉल अट्रैक्शंस नहीं है। हाँ, ठीक है। जैसे हम बात करें आयन डाइपोल इंटरेक्शन, देखो आयन और डाइपोल के बीच में या आयन और आयन के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं ना, वो वॉन्डरवॉल नहीं होते हैं। डाइपोल डाइपोल के बीच में जो होते हैं वो वॉन्डरवॉल होते हैं। तो आयन और डाइपोल मतलब एक तो हमारे पास डाइपोल होगा, ये हमारे पास डाइपोल है, और दूसरा हमारे पास कोई आयन होगा, कैटायन या एनायन कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। ठीक है, दूसरा बता सकते हो पॉजिटिव जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो ये कौन सा हो गया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और ये भी कौन सा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एक तो आयन होगा कैटायन या एनायन, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, डाइपोल होगा। तो उनका जो अट्रैक्शन होता है वो आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है। एक हमारे पास आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी हमने क्या लिया, एक हमारे पास कोई आयन होगा कैटायन या एनायन, दूसरा इंड्यूस्ड आ रहा है मतलब हमारे पास एक नॉन पोलर होगा। अब इस कैटायन की वजह से इसके अंदर क्या जनरेट हो गई, पोलैरिटी जनरेट हो गई। मतलब ये कैटायन जो है इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन ये इसके पास गया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ आ गया, तो ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ये एनायन है, तो एनायन जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को। तो इस कैटायन या एनायन की वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो क्या हो गया, पोलर हो गया, यानी इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हो गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब हम गैसियस लॉज पढ़ते हैं। गैसियस लॉज के अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट जो लॉ आता है वो आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है उसका स्टेटमेंट क्या है कि हम इस लॉ पे क्या करते हैं, याद रखना कुछ चीज़ों को हमें याद रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे याद रखोगे, बीटी। बीटी का मतलब बॉयल ने क्या बताया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो बीटी से याद रह जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये क्या बोलता है कि प्रेशर जो होता है गैस का वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि फिक्स अमाउंट ऑफ गैस जो है उसका जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे आगे लिख लेना, टू द वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको याद रखना है बीटी,
बीटी जब याद रखोगे तो ध्यान रह जाएगा कि प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हमने डिनोट किया है के से। तो हम बोल सकते हैं ना, पी और वी को इधर लेके चले गए तो पी वी क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। अब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई चीज़ हम ऐसे बोलते हैं कि पीवी जैसे कांस्टेंट है, कोई दो चीज़ कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, इस तरीके से। तो हमने ये लिख दिया। अब P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है। अब हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो किस किस के बीच में करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। पहली चीज़ तो आप ध्यान रखो, जब भी कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इस तरीके का ग्राफ आता है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। और देखो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक चीज़ याद रखना, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, हम थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा काम में आएगी ये टर्म्स। आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर और आइसो मतलब कांस्टेंट, कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट ही कर रखा है ना, बीटी लिया था, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो ये कैसा ग्राफ है, आइसोथर्मल ग्राफ है। दूसरा देखो मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो किसके बीच में किया है, प्रेशर और 1/v। तो आप देखो प्रेशर और 1/v ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के। मैं बोलूँ 1/v तो प्रेशर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सिर्फ v बोलूँ तो वो क्या है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा आएगा, और जब इन दोनों के बीच में करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ग्राफ हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखना कि हाई प्रेशर जो होता है उसके ऊपर गैसेस जो है वो डेविएशन शो करती है बॉयल्स लॉ से। क्यों, इस कंडीशन के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ देखना 200 400 600, हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो हमें क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, बल्कि हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो लाइंस होती है ये किसकी तरफ शिफ्ट होती जा रही है, प्रेशर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है। तो हाई प्रेशर के ऊपर बॉयल्स लॉ से डेविएशन शो होता है, क्योंकि हाई प्रेशर के ऊपर हमें स्ट्रेट लाइंस नहीं देखने को मिलती है, बल्कि लाइन जो है वो प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब हम बॉयल्स लॉ के बेसिस पर डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम होता है, ठीक है। और हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी जिसके अंदर हमने देखा था PV इज इक्वल टू क्या होता है, K। इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K/P, और डेंसिटी हमारी क्या है, मास पर वॉल्यूम। तो मैं अगर इस वॉल्यूम की जगह इस वैल्यू को रख दूँ तो हमारी डेंसिटी क्या आ जाएगी, मास अपॉन K इंटू P, यही आएगी हमारी डेंसिटी। तो आप ये बोल सकते हो K तो कांस्टेंट है, प्रेशर मैं कांस्टेंट कर दूँ तो डेंसिटी जो है वो मास के क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर सेकंड जो आता है वो आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ को कैसे याद रखोगे, CP से। चार्ल्स लॉ में हम क्या कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को। बॉयल्स लॉ को कैसे याद रखोगे, BT से। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है हमारा तो हम क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी V प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया, V/T हमारा क्या हो गया, K हो गया, ठीक है। तो आपको CP से याद रखना है, BT से याद रखना है। CP से मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ल्स जो है वो ये फाउंड करता है कि जब हम टेम्परेचर को, अगर हम टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री का भी राइज करते हैं तो जो गैस का वॉल्यूम है
वो कितना इंक्रीज़ हो जाता है 1/273.15। ओरिजिनल जो वॉल्यूम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है उसका इतना जो है वो राइज हो जाता है। तो देखो हम क्या बोलते हैं कि टी टाइम पे वॉल्यूम वी टी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम वी ज़ीरो था। अब इस वी ज़ीरो का जब हमने टेम्परेचर को कुछ टी डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया तो अब हमने क्या देखा कि ओरिजिनल वॉल्यूम का इतने टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। तो टी टाइम पे जो वॉल्यूम है वो वी टी था हमारा और इनिशियल वॉल्यूम वी ज़ीरो था। जैसे ही हमने टेम्परेचर को टी डिग्री से बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का इतना टाइम्स 273.15 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, 1/273.15 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाती है। वी टी हमारा टी टाइम पे वॉल्यूम है और वी ज़ीरो जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है। अब यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास वी ज़ीरो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 रह गया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, ये प्लस का साइन लगा दिया, फिर ये टी रह गया और नीचे क्या रह गया 273.15 रह गया। ठीक है, हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा क्या आया 273.15 आया। ठीक है, एलसीएम आया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको करेंगे तो 273 प्लस टी आ जाएगा, ये आ गया हमारा। एलसीएम वगैरह लेना तो सबको आता ही है। अब हमने क्या बोल दिया, ये 273.15 जो है प्लस टी, ये क्या है टी टाइम के ऊपर टेम्परेचर है। ठीक है, टी टाइम के ऊपर टेम्परेचर है। याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इतने केल्विन के इक्वल होता है, ये पता ही होगा सबको। तो ये हमने क्या कर दिया वी टी, ये वी ज़ीरो और इसको हमने बोल दिया टी टाइम के ऊपर टेम्परेचर, तो टी टी अपॉन और ये क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर टी ज़ीरो। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, वी टी अपॉन वी ज़ीरो इज इक्वल टू टी टी अपॉन टी ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, वी टी अपॉन वी ज़ीरो टी टी अपॉन टी ज़ीरो, या क्या बोल सकते हो वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, याद रखना कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो आइसोथर्मल बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर होता है तो हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबार। अब हम कांस्टेंट प्रेशर पे जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों मिलेगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। तो P1 प्रेशर पे ये लाइन आएगी, P2 प्रेशर पे ये लाइन आएगी। लेकिन ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इंटरसेप्ट भी आता है हमारा, वो कितना है -273.15, और माइनस का मतलब क्या हो गया, ये किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस तरफ जो है इंटरसेप्ट आएगा हमारा कुछ इतना 273.15 केल्विन। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रेशर के ऊपर जो लाइंस का स्लोप है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि वो इमेजनरी मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, याद रखना कि इमेजनरी मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। फिर थर्ड हमारे पास आता है गैलुसैक लॉ। गैलुसैक जो है वो क्या बताता है, क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम, तो जी वी। गैलुसैक के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या इक्वेशन आएगी कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो गैस का फिक्स अमाउंट का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो क्या इक्वेशन बन गई, P प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा KT, P अपॉन T क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और जैसे हमने वहाँ पहले पढ़ा था अभी चार्ल्स लॉ में, वैसे ही सेम ये आ गया,
पी टी इज इक्वल टू P0 1 प्लस टी अपॉन 273.15 भी लिख सकते हो, 273 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पी टी अपॉन P0 इज इक्वल टू टी टी अपॉन T0। जैसे हमने वॉल्यूम के लिए पढ़ा था वैसे ही सेम कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर भी एक दूसरे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कैसे ध्यान रहेगा, ये प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना तो हम उसे बोलते हैं आइसोकोरिक। ठीक है, तो याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल, वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक, और उसके अलावा प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबारिक। अब देखो कि ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उनके व्हील्स का जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन समर के अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि समर में गैस क्या होने लगेगी, एक्सपेंड होने लगेगी। तो गैस एक्सपेंड होने लगेगी तो व्हील्स के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से व्हील्स जो है वो ब्रस्ट हो सकते हैं, फट सकते हैं। तो जो व्हील्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर को अकोमोडेट करके, एडजस्ट करके फिर ही भरा जाता है, ताकि हाई प्रेशर होने की वजह से वो फटे ना। और विंटर्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, लो रहता है, क्योंकि गैस जो है वो एक्सपेंड नहीं होती है विंटर्स में। अब नेक्स्ट जो लो आता है लास्ट हमारे पास, वो आता है एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो जो है वो क्या बोलता है कि प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी एन, जिसे हम मोल्स भी बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं अलग अलग गैसेस के सेम वॉल्यूम में। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग गैसेस के, वो सेम वॉल्यूम के अंदर सेम होते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है, अलग अलग गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी वॉल्यूम के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया, जिसे हमने के से डिनोट किया, तो v इज इक्वल टू के एन या एन के। ठीक है, और n हमारा क्या हो जाएगा, v अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, एस टी पी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, जहाँ पे जब भी एस टी पी आए तो टेम्परेचर कितना लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना लेना है, 1 एटमॉस्फेरिक, और वॉल्यूम कितना रहेगा, 22.4 लीटर। और एस ए टी पी आए तो भी वही बात है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, बस प्रेशर वहाँ पे 1 बार हो जाएगा और वॉल्यूम आपका वही रहेगा, टेम्परेचर आपका वही रहेगा। अब हमें पता है मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। तो गिवन वेट को हम स्मॉल m बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को हम कैपिटल M बोल देते हैं। तो हमने अभी देखा था कि n इज इक्वल टू हमारा क्या आता है, v अपॉन के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस n की जगह मैं लिख दूँ m अपॉन m, यहाँ से लिख दिया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, v अपॉन के। तो v हमारा क्या आ जाएगा, m अपॉन m इंटू के, ये आ गया हमारा। और कैपिटल M की हम बात करें तो कैपिटल M हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस V को इधर ले गए तो K अपॉन V इंटू M। और हमें पता है मास पर वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो हमने देखा कि डेंसिटी जो होती है वो मोलर मास की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, गैस के लो है, बॉयल्स, बीटी, चार्ल्स, सीपी। ठीक है, और गैलुसैक हमने पढ़ा था अभी, और एक हमने पढ़ा है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो तो क्या बोलता है कि क्या क्या कांस्टेंट है, हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दोनों कांस्टेंट है। और जो गैलुसैक है उसने क्या बोला था कि वॉल्यूम जीवी, जो आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। तो इन सब गैस लॉज के बेसिस पे हमने जो है आगे हम क्या निकालेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे। तो आपको अभी मैं बता देती हूँ आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। अब आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, मुंह पे होनी चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा ना। प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम और प्रेशर की,
तो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर मैं इस v को इसके नीचे भेज दूँ रिलेशन देखने के लिए, तो प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपको ये इक्वेशन याद रहेगी ना, तो आप सारे के सारे ये जो लॉज है वो भी याद कर पाओगे। हालांकि इन लॉज से इक्वेशन आई है, ये चीज़ याद रखना। ये जो लॉज है इनको जब हम कंबाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हमें इक्वेशन मिलेगी, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि पी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और बस सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस क्या रखते जाओगे, आर तो वैसे ही हमारा कांस्टेंट होता है, एन जो है उसको हमने कांस्टेंट मान लिया है, फिर अलग अलग लॉज में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। तो आप जब गैलुसैक पढ़ोगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देना जी वी, और जब आप चार्ल्स पढ़ो तो सी पी कर देना, बॉयल्स पढ़ो तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना, और जब एवोगैड्रो पढ़ो तो हमारे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट कर देना। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, और बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे साथ साथ करते रहना। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, इन चैप्टर्स में या बैक में जो चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं उसमें, तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।